जी। क्वेश्चन नंबर 46, मयंक भाई जयदेव भाई नायक। क्वेश्चन नंबर 46। मंत्री महोदय। माननीय सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रखा हुआ है। धन्यवाद। श्री सप्लीमेंट्री, फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री मयंक भाई नायक। मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना है, क्या इनाम में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे किसान घर बैठे ही अपनी फसल को बेच सकता है? मंत्री महोदय। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी एक विजनरी लीडर हैं और किसान कल्याण और कृषि का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने ई-नाम के बारे में सवाल पूछा है। ई-नाम मतलब राष्ट्रीय कृषि बाजार। पहले किसान को केवल अपनी मंडी में ही अपना उत्पादन बेचना पड़ता था। बाकी जगह मंडियों में अगर रेट अच्छे होते थे तो उसकी जानकारी भी नहीं होती थी। ई-नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14 अप्रैल को 2016 को लॉन्च किया। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है माननीय सभापति जी, जो किसानों को उसके बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करता है। एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा को लेकर ये कृषि उपज मंडियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ता है, ताकि जहां किसान को उच्चतम मूल्य मिले और उच्चतम बोली लगे, वहां वो अपनी फसल बेच पाए। और इससे किसान को एक बाजार उपलब्ध हुआ है। माननीय सदस्य ने ये पूछा है, क्या ई-नाम में ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे किसान अपने घर से भी अपने उत्पादन को बेच सकता है? मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ई-नाम प्लेटफॉर्म के तहत एक फार्म गेट मॉड्यूल बनाया गया है, ताकि किसान अपनी उपज के फोटो को, चित्र को फार्म गेट से ही अपलोड कर सके। उपज को भौतिक रूप से लाने की आवश्यकता बाजार मंडी में नहीं है। बिना उपज को लाए ही ई-नाम पर व्यापार के लिए बोली सुविधा का वो लाभ उठा सकता है। ई-नाम मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज के ढेर को 360 डिग्री मतलब चारों दिशाओं से फोटो खींच के पोर्टल पर डाल सकता है, जिसे खरीदार बोली लगाने के पहले देख सकते हैं कि कैसा है। ई-नाम ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज का लाट बना के अपने घर से ही अग्रिम पंजीकरण कर सकता है, जिससे मंडी के प्रवेश द्वार पर किसानों के लिए प्रतीक्षा का समय भी कम हो जाता है। और इसलिए माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि घर बैठे ही एक तो उसको पता चलता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि मंडियों के रेट पूरे देश में कहां-कहां हैं, क्या-क्या है। 3 दिन पहले तक के रेट पता चलते हैं। वो ये भी तय कर सकता है कि मुझे आज बेचना है, कल और अच्छे रेट मिलेंगे तो कल बेचूं क्या। एक बहुत बड़ी सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को दी है। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल भी बनाया गया है, जिसके तहत एफपीओ भी अपने माल को बाजार में लाए बिना जहां वो एकत्रित करते हैं उस केंद्र से ही फोटो अपलोड करके बेच सकते हैं। और इसलिए मुझे माननीय सदस्य को बताते हुए प्रसन्नता है कि किसान को देश भर में एक बाजार उपलब्ध होता है। और बड़ी बात यह कि बिचौलियों की संख्या कम हो जाती है। कई जगह हम देखते हैं कि एक जगह रेट बहुत अच्छे हैं, दूसरी जगह रेट नहीं मिलते हैं। किसान को फायदा यह है कि पूरे देश की मंडियों का रेट पता चलता है और वो सीधे सीधे व्यापारी के साथ अपने माल को बेचने के लिए ट्रेडिंग कर सकता है। और इसलिए वो निश्चित तौर पर अपने घर से अपनी उपज को बेच सकता है।
धन्यवाद मंत्री जी। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री मयंक भाई जयदेव भाई नायक। माननीय उपाध्यक्ष जी, अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से किसानों के लिए ये सरकार काम कर रही है, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या एफपीओ भी इनाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार कर सकती है? अगर हाँ, तो अब तक कितने एफपीओ को इनाम प्लेट से जोड़ा गया है और इनाम योजना के अंतर्गत राज्य को क्या सहायता दी जाती है, वो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, कई बार छोटे छोटे किसान जिनकी उपज कम होती, लैंड होल्डिंग कम होती है, वो अपनी उपज के बेहतर दाम अकेले प्राप्त नहीं कर पाते और इसलिए एक और काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। छोटे छोटे किसानों को जोड़ के एफपीओ का निर्माण और 10,000 एफपीओ बनाए गए। ये एफपीओ संगठित होकर अपने आदान की व्यवस्था करते हैं, अपने सामान की मार्केटिंग ब्रांडिंग कर सकते हैं। जब ये संगठित होते हैं तो इनको उचित मूल्य के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने की इनकी ताकत बढ़ जाती है और मुझे प्रसन्नता है कि कई एफपीओ किसानों के सशक्तिकरण का उदाहरण बन गए हैं। प्रधानमंत्री लगातार एफपीओ के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं और माननीय सदस्य को मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एफपीओ भी इस प्लेटफॉर्म पर अपने सामान को बेच सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, इस पोर्टल का लाभ उठाने के लिए उनको सारी जानकारी, अपनी उपज का 360 फोटो जिसकी मैंने बात की थी वो डालना होता है और अब तक लगभग 31 दिसंबर 2024 तक 4,362 किसान उत्पादक संगठन इनाम प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं और इसके माध्यम से बेहतर रेट प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय ये और निवेदन करना चाहता हूं कि इसके द्वारा कृषि उत्पाद की बिक्री में किसानों को ऑनलाइन पेमेंट भी प्राप्त होता है, जिनमें एफपीओ भी शामिल है। ऑनलाइन रिसिप्ट की प्राप्ति करने में आसानी होती है और माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य के माध्यम से बताना चाहता हूं देश को कि 31 दिसंबर 2024 तक 1.44 लाख मीट्रिक टन और 3.4 करोड़, जिसमें बांस, पान, नारियल, नींबू आदि है, का व्यापार एफपीओ के माध्यम से भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसका मूल्य 239.6 करोड़ रुपया है। तो एफपीओ भी इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा के किसानों को उचित दाम दे पाने में सक्षम हो रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को फिर धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद मंत्री महोदय। थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। नर्मदे हर। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे देश के अंदर किसानों के कल्याण के लिए और कृषि विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रश्न पूछिए। माननीय मंत्री जी खुद किसान पुत्र हैं। मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि इनाम योजना से अब तक कितनी मंडियों को जोड़ा गया है तथा इस योजना से जुड़ने पर किसानों को क्या क्या लाभ होता है, मैं ये जानना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक लगभग 1,410 मंडियों को इनाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। इनाम एक मांग आधारित योजना है।
ये राज्यों के ऊपर है कि वो अपनी मंडी, क्योंकि मंडी को जोड़ने का मतलब ये है कि राज्यों को इंटर मंडी मतलब एक मंडी से दूसरी मंडी में व्यापार करने की अनुमति देनी पड़ती है। एक केंद्रीकृत लाइसेंस होता है, जिस एक लाइसेंस पर व्यापारी प्रदेश की हर मंडी में काम कर सकता है, व्यापार कर सकता है। लेकिन इसमें यह भी सुविधा है कि राज्य अगर अनुमति दे तो इंटर स्टेट व्यापार भी इसके माध्यम से होता है। माननीय सभापति महोदय, हमने ये भी किया कि योजना के अंतर्गत अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ई नाम संचालन का विस्तार करने और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए फंड मंजूरी देने की शक्ति को भी विकेंद्रित किया गया है। इसके लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। राज्य स्तरीय मंजूरी समिति हमने बना दी और राज्य को ही अधिकार दे दिया कि उन्हीं को इनाम से जोड़ने की मंजूरी देना है। कृषि राज्य का विषय है और इसलिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक इनाम के अंतर्गत 31 दिसंबर 2024 तक विभिन्न राज्यों में अलग अलग मंडियों में 1,78,00,000 किसान इनाम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। और माननीय सभापति महोदय, 31 दिसंबर 2024 तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 640 मंडियों ने इंटर मंडी ट्रेड में भाग लिया और कुल 16.59 लाख मीट्रिक टन का कारोबार हुआ, जिसका मूल्य है 5,022 करोड़ रुपया। माननीय सभापति महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता भी है माननीय विद्वान सदस्य सुमेर सिंह जी को कि 31 दिसंबर 2024 तक इनाम प्लेटफॉर्म पर कुल 65.48 करोड़ रुपए मूल्य का अंतर्राज्यीय व्यापार, मतलब एक किसान ने अगर मध्य प्रदेश का है तो उसने तमिलनाडु में भी अपने सामान को उचित कीमत मिलने के कारण बेचा है, तो अंतर्राज्यीय व्यापार भी हो रहा है। और अब तक 31 दिसंबर तक 22 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को 948 मंडियों में 6,831 करोड़ रुपए का ई पेमेंट किया गया है। आपने पूछा किसान को लाभ क्या होता है, मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय बताना चाहता हूं। मंडी में जाने से पहले ही इनाम मोबाइल ऐप पर मौजूदा वस्तुओं की 3 दिन पहले तक की कीमत किसान को पता चल जाती, वो जानकारी ले सकता है। किसान मोबाइल पर अपनी उपज का लाइव ऑनलाइन बिड वैल्यू देख सकते हैं, किस मंडी ने, किस व्यापारी ने कितने रेट लगाए। किसान को SMS के जरिए अपनी वस्तु की अंतिम बिड रेट का विवरण प्राप्त हो जाता है। किसानों के बैंक खाते में सीधे बिड वैल्यू अंतरित करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे उपलब्ध है, उसके खाते में सीधे ऑनलाइन पैसा चला जाता है। पीक सीजन के दौरान लाट की त्वरित गेट एंट्री की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप के जरिए लाट के पूर्व पंजीकरण की रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। किसान अपनी उपज को, सबसे बड़ी बात तो सभापति महोदय ये है कि वो मजबूर नहीं है कि एक मंडी में लाया तो व्यापारी कह दे किस दाम पर देना हो तो दे जाओ। कई बार नेक्सस बन जाते हैं, वो देश भर में कहीं भी अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र है, उसको विकल्प मिले हैं। प्रतिस्पर्धी मूल्य देख के वो अपनी उपज को बेचता है। इनाम देश भर में खरीदारों, व्यापारियों और किसानों के बीच सीधे व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। इनाम प्लेटफॉर्म के तहत ऑनलाइन भुगतान की सुविधा है। फार्म गेट मॉड्यूल किसानों को चित्र और गुणवत्ता मापदंडों के साथ अपनी उपज का लाटवार विवरण अपलोड करने और इनाम पर व्यापार करने के लिए बोली लगाने की सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। और इसके लिए उसे अपने उपज को भौतिक रूप से ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो भौतिक रूप से ले जाता तो मजबूरी हो जाती कि वो बेच के ही जाए। वो अपने घर बैठे अपनी उपज को बेच सकता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि किसानों के लिए ये इनाम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वरदान साबित हो रही है। माननीय सभापति, और सप्लीमेंट्री रजनी पाटिल जी, सॉरी, श्रीमती रजनी पाटिल।
मंत्री जी ने अभी जो प्रबोधन दिया उससे हम बहुत प्रभावित हुए, लेकिन हमें ये बात करनी है कि जो आप बोलते हैं वो आदर्श है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में मैं जो देखती हूँ, क्योंकि हम भी किसान परिवार से आते हैं, वैसे वहाँ होता नहीं है। जब गांव में जाते हैं, मैं परसों ही जब पार्लियामेंट सेशन के लिए आ रही थी, हमारा जो विभाग है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है, कपास का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे मिली भगत होती है व्यापारियों की और किसानों की, जो वहाँ के APMCs की। तो किसान कहाँ जाएंगे? ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि किसानों को कोई चारा ही नहीं उड़ता कि वो वहाँ पे जाके कम भाव में बेचे। वो चाहे कपास हो, MSP का तो कुछ पता ही नहीं, आपने उसको लीगलाइज करने की बात भी नहीं की है। तो इसके लिए हमारे मंत्री जी क्या करने वाले, गवर्नमेंट क्या करने वाली है? धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इसीलिए तो ये इनाम की योजना लेके आए हैं, एक राष्ट्र एक बाजार, इसीलिए कि किसान कहीं भी अपनी उपज बेच वो सके। आपकी योजना को अच्छी बता रहे हैं, और इसीलिए ये योजना आई है। माननीय सभापति महोदय, कृषि राज्य का विषय, मंडी राज्य संचालित करते हैं। कई बार इस तरह की दिक्कतें होती है कि व्यापारियों का कई नेक्सस बन जाए, किसान आ गया तो बेच के ही जाए और उसके रेट वो लगाए। अब इस पे किसान को जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने घर बैठे वो तय कर सकता है कि उसको माल व्यापारी को बेचना है कि नहीं बेचना। पूरा देश एक बाजार हो जाता है। इस तरह के प्रयोग विजनरी लीडर नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, ये दूसरे के बस का नहीं है, इसलिए इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं। फिफ्थ एंड लास्ट सप्लीमेंट्री, संतोष कुमार पी। Sir, I have a very straightforward question to you. We have a number of schemes and we are spending huge amount on agriculture, and agriculture is the major contributor to the job sector also. So when are you going to implement the MSP as recommended by Swaminathan Commission? Any chance of it legally? Cost of production plus 50. It varies from state to state. Is there a chance of getting it implemented in the near future? मंत्री महोदय। माननीय सभापति महोदय, वैसे तो ये प्रश्न उद्भूत नहीं होता, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा। मैं माननीय विद्वान सदस्य को कहना चाहता हूं, यही सरकार है नरेंद्र मोदी जी की जिसने तय किया कि उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% लाभ जोड़कर ही MSP तय की जाएगी। हमने तय किया जब उधर की सरकार थी, और तब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश आई थी, तो आपने तो एफिडेविट देके मना कर दिया था कि 50% उत्पादन की लागत पर मुनाफा जोड़ के MSP तय नहीं की जा सकती। एफिडेविट देके एक नहीं 4 मंत्रियों ने किया था। जो आपने नहीं किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। धन्यवाद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, श्री संजय राउत। सर, आप जान करेंगे साहब। Statement is laid on the table. फर्स्ट सप्लीमेंट्री, श्री संजय राउत। भारत की डायमंड इंडस्ट्री जो है ये लगभग $37 बिलियन का उद्योग है इस देश में, लेकिन ये डायमंड इंडस्ट्री की चमक थोड़ी उतर रही है। आज इंडस्ट्री पूरी तरह से कंगाल हो गई है और उसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो वहाँ काम करने वाले लाखों वर्कर्स, वहाँ उस इंडस्ट्री पर डिपेंड रहने वाले और लोग भी हैं, जो लाखों लोग हैं। अभी गोविंद भाई ने कहा कि 15 से 16 लाख लोग सूरत में है, मुंबई में है और भी जगह पे है। 2 साल में सूरत में 150 जो हीरा पॉलिश करने वाले जो कारागिर है उसने आत्महत्या कर ली है। ये सूरत की बात है। प्रश्न पूछिए। हम ये मानते हैं कि ग्लोबल चैलेंजेस है, रशिया यूक्रेन का वॉर है और भी कुछ बातें हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो कारागिर है, उनके सामने ये चैलेंजेस अगर है तो ये हमारे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, लाखों लोगों के चूल्हे बंद हो गए हैं, उस बारे में सरकार के पास, उनके भविष्य के बारे में सरकार के पास क्या योजना है, जिसका जवाब आपने दिया नहीं है मेरे प्रश्न में। माननीय मंत्री जी। सदस्य को काफ़ी सारी जानकारियों का अभाव है। माननीय सदस्य को कहाँ से ये सब आंकड़े आए हैं वो तो मेरे समझ के बाहर है, क्योंकि उनको ये नहीं पता
कि जब पूरे विश्व में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, जो लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो लग्जरी गुड्स पे स्पेंडिंग करते हैं, वो काफ़ी बड़े पैमाने पे अफेक्ट हुआ। रशिया यूक्रेन वॉर है, पहले कोविड आया, फिर दो युद्ध है। उस सब के बावजूद भारत ने तुरंत अपनी डायमंड इंडस्ट्री को रीमॉडल किया। हमने लैब ग्रोन डायमंड्स को बड़े पैमाने पे प्रोत्साहन दिया। ज्वेलरी, जिसमें डायमंड्स स्टडेड ज्वेलरी भी होती है, उसको बड़े पैमाने पे प्रोत्साहन दिया। मुंबई में सीप्स में एक मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना है, जिसके माध्यम से अलग अलग निर्यातक अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में लेके जा सकते हैं। तो एक प्रकार से कई सारे कदम उठाए गए और मैं माननीय सदस्य को जरूर अवगत कराना चाहूँगा कि लैब ग्रोन डायमंड्स एक प्रकार से भारत की ताकत बनते जा रही है। लैब ग्रोन डायमंड्स दो प्रकार के होते हैं। एक, भारत में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी बन गई है कि हम विश्व के लीडर बन गए। दूसरे पे IIT मद्रास एक पूरा स्टडी कर रही है, पूरी उसके ऊपर रिसर्च कर रही है। सरकार ने 242 करोड़ रुपए उस रिसर्च के लिए सैंक्शन किए हैं, जिसके तहत वहाँ पे ये नई टेक्नोलॉजी तैयार होने के बाद हम उसमें भी एक विश्व स्तरीय ताकत बनेंगे। साथ ही साथ जो G7 कंट्रीज़ हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी आता है, अमेरिका आती है, G7 कंट्रीज़ ने रशियन डायमंड्स को जो 0.5 कैरेट के ज़्यादा है उसको अलाउ करना बंद कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में भारत फोरफ्रंट में था कि G7 के साथ चर्चा करें। उसको हमने डिफ़र कराया 6 महीने, सितंबर के बदले अब मार्च तक है। साथ ही साथ उसमें ग्रैंडफादर कराए जो पुराने डायमंड्स ऑलरेडी ज्वेलरी में बन गए थे या पॉलिश हो गए थे। जो नए ज्वेलरी भी बनेगी उसमें एग्जेम्पशन दिलाई। और क्वांटिटी टर्म्स में मुझे लगता है माननीय सदस्य को जानकारी देना आवश्यक है कि क्वांटिटी टर्म्स में नेचुरल डायमंड्स और लैब ग्रोन डायमंड्स को जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है। और कारीगर तो क्वांटिटी पे काम करते हैं, वैल्यू पे काम नहीं करते हैं। तो इनकी जानकारियों में ये अभाव है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, वो रीस्किल हुए जिससे वो लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ ज़्यादा गए हैं। कटिंग पॉलिशिंग सेम होती है, नेचुरल हो या लैब ग्रोन हो। और सेकंड, ज्वेलरी की तरफ लोग ज़्यादा जाने से ज्वेलरी में वैल्यू एडिशन भारत में ज़्यादा होती है, ज़्यादा भारत को उसका लाभ होता है। धन्यवाद। संजय रावजी, सेकंड प्रेस। सर, मंत्री जी के पास जो लोग बेरोजगार हुए उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो लोग सूरत में जाते हैं, मुंबई में इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, अभी जुड़ा आवर्स में ढोलकिया साहब ने भी यही प्रश्न उठाया था और वो सूरत से है और 10 लाख लोग बेरोजगार होने की जानकारी ढोलकिया साहब ने दी है। मेरा दूसरा प्रश्न है सर कि एक ज़माने में मुंबई भी डायमंड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब था। मुंबई में लगभग 15,000 से भी ज़्यादा हीरो डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के कारखाने चले थे। बाद में आपने BKC में भारत फोर्स एक बना दिया बड़ा, फिर वहाँ से आपने इंडस्ट्री उठाकर आप प्रश्न सूरत पूछिए। में, नहीं सर प्रश्न ही है। हाँ। सूरत में पेंटागन से भी बड़ी इमारत आपने सूरत डायमंड फोर्स बना दिया, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। लेकिन मेरी जानकारी है कि आपको तो जानकारी है तो फिर प्रश्न काय का है? नहीं, मेरी जानकारी के ऊपर उनकी जानकारी होगी ना, सवाल तो है ना। अब ये सबसे बड़ी इमारत जो है पेंटागन से भी बड़ी, जहाँ 4,200 ऑफिसेज बनी थी डायमंड इंडस्ट्री के लिए, वो अब घोस्ट बिल्डिंग बन गई है और सिर्फ 150 से कम ऑफिसेज खुले हैं, बाकी सब ऑफिसेज बंद है। क्या ये सच है? माननीय मंत्री महोदय। शायद संजय जी ने कभी डायमंड का बिजनेस नहीं किया होगा, इसलिए उनको जानकारियां कम है इस विषय में। नहीं, वो प्रश्न का उत्तर देने का अभ्यास कर रहे हैं।
पर उनकी जानकारी के लिए जब भी कोई नई वास्तु बनती है, नया बिल्डिंग बनती है, नया प्रोजेक्ट लगता है, तो आस्ते आस्ते लोग उसमें जाते हैं। पूरे सूरत के डायमंड की बिल्डिंग में सभी बिक गए हैं, जितने वहाँ पे यूनिट्स हैं सब बिक गए हैं। लोग अपना उसकी फर्निशिंग करेंगे, मशीनरी लाएंगे, लगाएंगे, वहाँ से मार्केटिंग करेंगे। और कभी भी बिजनेस में आदमी फ्यूचरिस्टिक अपनी प्लानिंग करता है। वो ज़माना गया पहले की सरकारें, जिसके साथ संजय जी आजकल गोद में बैठे हैं दूसरे लोगों के साथ, उनको ध्यान नहीं आता है कि वो सरकारें अपॉर्चुनिटी कितना मिस कर जाती थी क्योंकि फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग नहीं थी। इनको तो मैं और एक जानकारी दे दूं, सूरत में तो बना ही है, उससे भी बड़ा मुंबई में बनने जा रहा है। नवी मुंबई में बड़ी जगह ली है इंडस्ट्री ने, वहाँ उससे भी बड़ा सेंटर जेम एंड ज्वेलरी का बनने जा रहा है। पर कंट्री की, विश्व की जो डिमांड है उसके हिसाब से हमारा देश बदलते जा रहा है। जैसे मुंबई के लोगों ने मुझे बताया कि हम ज़्यादा जेम एंड ज्वेलरी पे फोकस करेंगे क्योंकि ज्वेलरी पे आकर्षण ज़्यादा है। डायमंड में तो एक समझो उदाहरण के लिए लाख रुपए का डायमंड है, उसके ऊपर कारीगरी 10, 12, 15 हज़ार की लगती है और बिक जाता है। जब ज्वेलरी पूरी बनती है तो उसमें गोल्ड या डायमंड की वैल्यू कम होती है, कारीगर की वैल्यू ज़्यादा होती है, वैल्यू एडिशन भारत को ज़्यादा मिलती है, जिससे भारत को लाभ होता है। आप तो जयपुर से आते हैं माननीय सभापति जी, जयपुर के जो ज्वेलरी बनती है, जो एंटीक ज्वेलरी, जो डिज़ाइन ज्वेलरी, उसके मैंने शो भी उद्घाटन किया था 1 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। जो सुंदर ज्वेलरी के पीसेज आज भारत में बनते हैं, जो हमारे युवा युवती आज नए नए डिज़ाइन से पूरे दुनिया को लोभित करते हैं, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में हमारे इस क्षेत्र का बहुत उज्जवल भविष्य है। मेरी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उत्तर मुंबई, जहाँ से लोगों ने अपार आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी को संदेशा दिया कि देश आपके साथ खड़ा है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार लाए, वहाँ भी बड़े पैमाने में डायमंड के लोग, डायमंड इंडस्ट्री चलती है, कारीगर काम करते हैं और भाजपा को वोट देते हैं। धन्यवाद। श्री मिलिंद देवड़ा, आपका नंबर। धन्यवाद सर, जिन्होंने ये सवाल पूछा, मैं सबसे पहले उनको थोड़ा अवेयर बनाना चाहता हूँ। आप प्रश्न पूछिए। मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। वो तो अवेयर है, बट चले गए। वो गए। जो चले ये इंडस्ट्री जो है, चले जाते हैं उनको नहीं कहते हैं। सर ठीक है, बट सर ये जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है, उन्होंने जो कहा, सबसे पहले इस इंडस्ट्री का हमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 50 लाख लोगों को, स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड लोगों को हम रोज़गार दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ। पीयूष जी और हम दोनों मुंबई से आते हैं और आई नो हाउ क्लोज हिज रिलेशनशिप इज़ विद द इंडस्ट्री। आई ऑल्सो नो द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। They are contributing heavily to this country. Sir, he has elaborated his answer very well on many issues. There are some serious shocks that the industry is facing. सबसे बड़ा जो शॉक है वो रूस और यूक्रेन के वॉर के वजह से, जो रूस पे जो सैंक्शंस है, to ensure that the division of Russian diamonds with other diamonds, which is almost impossible for the लंबा हो रहा industry. है, आप प्रश्न पूछिए। I would only like to ask the minister, who is working very hard with the G7 countries, what steps the government is taking to ensure that we do away with these sanctions altogether. Thank you. मंत्री महोदय। देखिए, मैं सभापति जी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा माननीय सांसद को कि सैंक्शंस लगाने का अधिकार तो हर एक देश को है। कल को हम भी तय करते हैं, जैसे हमने तय कर रखा है कि हम कई चीज़ें कुछ ऐसे देशों से नहीं लाएंगे जो हमारे साथ अच्छे संबंध नहीं रखते हैं, तो सैंक्शंस लगाने के अधिकार को तो हम नहीं छीन सकते, लेकिन वो सैंक्शंस कैसे इम्प्लीमेंट हो उसमें भारत लगातार बेल्जियम के साथ या ब्रसेल्स में और G7 देशों के साथ अलग अलग G7 की मीटिंगों में लगातार इस पर चर्चा करता है। हमने बार बार उनके साथ मीटिंग की और मेरी आखिरी मीटिंग इस विषय पे बेल्जियम के फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर के साथ तो हाल में ही 3 हफ्ते पहले ब्रसेल्स में हुई है, जिसके पहले मैंने वहाँ के पूरे एंटवर्प
डायमंड इंडस्ट्री के साथ भी चर्चा की, भारत से निकलने के पहले भारत के डायमंड इंडस्ट्री के साथ चर्चा की। जो ट्रेसेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो शुरू होनी थी सितंबर से, तो हमारे आग्रह पे उन्होंने उसको मार्च तक किया। पहले ये डर था कि जो पुराने डायमंड्स ऑलरेडी बिक चुके हैं जिसमें रशियन डायमंड्स होंगे उसका क्या होगा, तो G7 पे दबाव डाल के उसको ग्रैंडफादर किया कि उनके ऊपर ये सैंक्शंस नहीं लगेंगे। फिर सैंक्शन सिर्फ 0.5 कैरेट एंड अबव पर है, उससे छोटे के ऊपर अभी तक सैंक्शन नहीं है। जो ज्वेलरी में रशियन डायमंड लगते हैं और थर्ड कंट्री में प्रोसेस होते हैं, समझो रशिया से डायमंड आया दूसरी कंट्री में और वहाँ से भारत आके उसमें कोई ज्वेलरी बन के जाता है, तो ज्वेलरी स्टडीड विद रशियन डायमंड्स प्रोसेस्ड इन थर्ड कंट्रीज को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है सैंक्शंस के परव्यू से भारत के आग्रह पर। लगातार हमारी चर्चा इंडस्ट्री के साथ भी और G7 देशों के साथ के कारण अब वो लोग विचार कर रहे हैं। एक तो उन्होंने बोत्सवाना में एक नोड खोल दिया है टेस्टिंग का, तो बोत्सवाना में ही अगर टेस्ट हो के अफ्रीकन डायमंड भारत आते हैं तो उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं होगा। हमने ये भी आग्रह किया है कि EU ने भारत पे भी एक नोड खोलना चाहिए जो टेस्टिंग कर सके और यहीं पर टेस्ट करके अगर उन्हें कोई शक हो तो रशियन डायमंड्स अलग करके हमारी ज्वेलरी को या हमारे पॉलिश कट एंड पॉलिश डायमंड्स को यहाँ से एक्सपोर्ट करने में कोई तकलीफ नहीं हो। ये एक तरफ G7 देशों के साथ इस विषय में चर्चा चल रही है। लेकिन जो मैंने संजय जी को कहा वो बड़ा जरूरी है नोट करना सभी को कि नेचुरल डायमंड्स में ये तकलीफ है, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड्स तो भारत में ही बनते हैं और लैब ग्रोन डायमंड्स लगभग 1/10वां हिस्सा दाम पे 10-12% दाम पे मिलते हैं और वास्तव में लैब ग्रोन डायमंड्स की उतनी सुंदरता है उतने ही अच्छे होते हैं। फर्क इतना है कि नेचुरल डायमंड माइन के अंदर सैकड़ों साल कार्बन डिपॉजिट्स होने से नेचुरल डायमंड बनते हैं। अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से लैब ग्रोन डायमंड लैब में बनता है। सेम टेक्नोलॉजी, एक छोटा सीड होता है, उस पर भी माननीय वित्त मंत्री ने ड्यूटी 0 कर दी है 5% से, तो हमारे लैब ग्रोन डायमंड्स और कंपेटिटिव हो गए। और उस छोटे सीड पर जैसे जमीन के नीचे नेचुरल डायमंड पे कार्बन डिपोजिशन से डायमंड बनता है, वैसे ये लैब में छोटी मशीन में मुंबई में, सूरत में और अभी कई और जगह लगने लग गई हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स बन रहे हैं। वो भारत की शान बनेगी, उसमें वैल्यू एडिशन पूरी की पूरी भारत में रहेगी और भारत के लोगों को नौकरियां भी मिलेगी, रोजगार मिलेगा और हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू एडिड टर्म्स में और अधिक होगा। धन्यवाद। फॉर सप्लीमेंट्री श्री शक्ति सिंह गोहिल। धन्यवाद। बात अब कम कर देते। धन्यवाद महोदय। सीधा प्रश्न मैं हाँ जी सीधा। महोदय आप जानते हैं कि पूरे देश में डायमंड का हब गुजरात के सूरत में है, तो मैं आपके ज़रिए मंत्री जी से, कोई पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन नहीं है, पर एक दो तीन चीज़ें माननीय मंत्री जी को आपके ज़रिए इसलिए नॉलेज में डालना चाहता हूं और सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि अगर आप खुद आए, हम दोनों साथ जाएं और वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनसे पूछे कि क्या भैया आपको ठीक काम मिल रहा है, क्या आत्महत्या नहीं हो रही है, आप डेट तय करो, मैं आपके साथ चलूँगा। नो पॉलिटिक्स, हम सीधे ओपन हाउस में उनको पूछेंगे। दिक्कत है सर, पहले हमको ये स्वीकार करना होगा तभी इसका इलाज हम कर पाएंगे। आपके ज़रिए महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ 7,110 मिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट सिर्फ 2 साल में कम हुआ है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, और इसी की वजह से, और ये आंकड़ा मैं कहीं और से नहीं लाया हूँ, आपके सवाल के जवाब में सरकार ने दिया हुआ है। तो मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि जब इतना बड़ा एक्सपोर्ट कम हुआ है और सामने हम लोकल देखते हैं, जूता उसी को पता चलता है कि कहाँ चुभता है, हम वहीं रहते हैं, हमें पता है कितनी दिक्कत है। आप पधारेंगे पीयूष भाई, तो आपको मैं आपके जरिए कहता हूं कि वो डेट दे दें। दूसरा सर मैं पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार का सर्कुलर है ESIS का, जो भी जॉबलेस वहां पे होता है उनको पैसा मिलने का, वो देना चाहती है सरकार या नहीं? और G8 कंट्रीज ने 1 मार्च से जो फुल ट्रेस करने की जो स्कीम लागू करने की डेट की अवधि 1 मार्च खत्म होगी,
तो इसको अगर नहीं बढ़ाएंगे, G8 कंट्रीज को आप दबाओगे, हमारा इंडस्ट्रीज ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? माननीय सभापति जी, क्योंकि इन्होंने 7 बिलियन का आंकड़ा तो मैंने ही दिया है, क्योंकि वैल्यू पे आंकड़ा मांगा गया था प्रश्न में, तो मैं थोड़ा क्वांटिटीज में भी आंकड़ा बता दूं कि शक्ति सिंह जी भली बात ही जानते हैं कि अल्टीमेटली क्वांटिटी पे काम होता है। लेबर वर्क जो होता है वो कितनी क्वांटिटी पे हुआ उस पर तय होता है। तो उनकी जानकारी के लिए जो अलग अलग 4 कैटेगरी डायमंड है, रफ नेचुरल डायमंड, रफ लैब ग्रोन डायमंड, कट एंड पॉलिश नेचुरल डायमंड, कट एंड पॉलिश लैब ग्रोन डायमंड, टोटल इंपोर्ट 2021-22 में 174.87 मिलियन कैरेट था और 23-24 में जब 7 बिलियन कम हुआ, यही टोटल इंपोर्ट 198.66 मिलियन कैरेट हो गया। यानी एक प्रकार से 22.74% इंपोर्ट बढ़ा। और ये इंपोर्ट लैब ग्रोन में तो ज़्यादा नहीं है, 1 मिलियन कैरेट है, परंतु नेचुरल डायमंड्स में जो कट एंड रफ नेचुरल डायमंड्स हैं उसमें घटा, रफ लैब ग्रोन डायमंड्स में बढ़ा। तो एक प्रकार से वैल्यू कम इससे हुई कि लैब ग्रोन डायमंड की क्वांटिटी भारत में सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है, जो दूसरी टाइप की है उस जो इंडिया में नहीं बनती है उसकी इंपोर्ट बढ़ी, और उसका जब प्रोसेसिंग होके एक्सपोर्ट हुआ तो आपकी जानकारी के लिए हमारे एक्सपोर्ट में जो गिरावट आई है वो मात्र 5% है। 52 मिलियन कैरेट से 48 मिलियन कैरेट, मात्र 4.5 मिलियन कैरेट कम हुआ है। इंडियन मार्केट में बाकी डायमंड बिका है, तो मेरे हिसाब से आपकी जानकारी में कुछ कमी है। साथ ही साथ जो G7 कंट्रीज, G8 नहीं है, G7 कंट्रीज है, G7 कंट्रीज ने जो ट्रेसेबिलिटी की रिक्वायरमेंट लगाई है ये उनका अधिकार है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, लेकिन उसमें अपनी इंडस्ट्री को ज़्यादा नुकसान नहीं हो उसके लिए जो कदम उठाए मैंने अभी मिलिंद जी के प्रश्न के जवाब में बताए। हम तटस्थ उस विषय के ऊपर लगातार G7 कंट्रीज के साथ चर्चा कर रहे हैं और ऑल्टरनेट मार्केट्स में भी कैसे हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। और ज्वेलरी में जब एक्सपोर्ट पे नहीं होगा रशियन डायमंड का कोई प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है कि कारीगरों को काम दिलवाने में हम सफल होंगे। फिफ्थ एंड फाइनल सप्लीमेंट्री श्री केसरी देव सिंह झाला। सीधा प्रश्न पूछिए माननीय सदस्य। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, recently we have seen a growing market, as the Honorable Minister himself has just said, for lab-grown diamonds, for both the production as well as the demand side of things. My question to the Honorable Minister is the government planning to implement any regulatory framework to govern this segment, which is very fast growing, specifically for lab-grown diamonds, such as categorization, certifications, etc.? Thank you. मंत्री महोदय। सभापति जी, बहुत अच्छा प्रोसेस किम्बरली प्रोसेस है जिससे ट्रेसेबिलिटी सभी डायमंड्स की और सर्टिफिकेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी मिली हुई है उसको। लैब ग्रोन डायमंड्स का अलग सर्टिफिकेशन होता है, नेचुरल डायमंड्स के कैरेटेज का अलग सर्टिफिकेशन होता है। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को दखल अंदाज नहीं देना चाहिए। जो जो इंडस्ट्रीज़ को हमने खुली छूट दी है वो इंडस्ट्रीज़ ऑलवेज प्रॉस्पर हुई हैं। इसमें हमारा लगातार संवाद इंडस्ट्री के साथ लगा रहता है, लेकिन उनको हमने सेल्फ रेगुलेशन की परमिशन दे रखी है। वर्षों से अच्छी तरीके से चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हमारी सर्टिफिकेशन की एक्सेप्टेबिलिटी है, इसलिए सरकार कोई और रेगुलेशन लाए वो मुझे लगता है इस इंडस्ट्री के हित में नहीं। धन्यवाद मंत्री महोदय। क्वेश्चन नंबर 48 श्री राजीव शुक्ला जी। On the table of the House. First supplementary, Sri Rajesh Shukla. Thank you, sir. You know, I mean, this by and large, government has accepted that there is a decline in exports and imports are rising. That's why the forex reserve is also declining. So I want to ask the Honorable Minister, as far as the European countries is concerned, MSME sector, what are you trying to boost the MSME sector? Because if you don't boost the export, then our forex
reserve will further decline. So what steps are being taken? I'd like to inform the honorable member through you, sir, that his information that exports are declining is not entirely accurate. Exports have been growing. Exports have grown significantly in the last 4 years. And this year also there will be a growth. And we will end the year with over $800 billion of exports for the very first time in India's history. The growth in imports often has three important elements. One is petroleum imports. It's an unavoidable import, similar to coking coal required in the steel industry, similar to pulses and oilseeds where we have a shortage. There are certain imports which are unavoidable. Because of the prosperity, growing prosperity and demand in the domestic market and energy need growing, our petroleum imports and LNG gas imports, our import of pulses and oilseeds, and our import of coking coal for rising steel production are naturally growing fast. That's a good sign for the economy. Secondly, there is a growth in import for domestic consumption, looking at the increased value that more and more people are spending in the marketplace. With increased consumption, initially capacities in India cannot grow overnight. It takes some years for industry to come, establish themselves, set up production units. During that period, obviously, imports will go up. When imports go up in a particular sector, industry and investors are attracted to come and invest in that sector, and that obviously leads to growing employment, growing jobs, growing business opportunities, greater investment, and therefore, over a period of time, it becomes the way that growth gets a big boost. This budget also, Honorable Chairman, sir, has given a big boost to consumption spending by relieving the middle class of their tax burden. Almost the entire middle class has been given extensive tax relief, and 1 lakh crore extra will be available for consumers to spend in the consumption, in their consumption demand in the marketplace. Generally, economists believe that 1 lakh crore extra given to the consumers in their pocket has a multiplier impact of about 2.5–3 times. So we expect to see a 2.5 or 3 lakh crore additional demand in the market, which will spur economic growth, attract more FDI and foreign investments, and therefore I think you need not worry that foreign exchange reserves may fall. In fact, our foreign exchange reserves have consistently been above $600 billion for many, many months now. Dhanyawad. Second supplementary, Shri Rajesh Shukla ji. In first sentence of his reply, he has already accepted that Mr. Shukla's question is partially incorrect. That means somehow it's little bit correct, or at least partly correct also. So what I am trying to say that as far as European countries are concerned, we have given in your answer that lot many safeguards those countries are taking. Okay, I understand. But textile industry, pharmaceutical industry, other industries, they will definitely safeguard their, their exporters. But we have to safeguard our exporters also. So like one issue is of certification. Government approach to resolving the issue of non-recognition of Indian certifications and quality standards by European authorities, and how does the government plan to ensure Indian products are better accepted in European markets? So what all government is doing, I'm saying that, we are doing our level best, but still, what are the other measures which you are taking? When I said partially correct, it was not at all about the figures of export, partially incorrect. I was mentioning about the actual question that he has raised on European trade barriers. First of all, I'd like to appraise the honourable member through you, sir, that our export in 23-24 to the European Union was 75.93 billion and our import was 61.48 billion, thereby having a 14.45 billion trade surplus with European Union. If there were so many trade barriers that we were just uncompetitive or not able to export to European Union, obviously we couldn't be having such a large trade surplus with the European Union.
As regards standards, it's a matter of reciprocity. Today, European companies, when they want to supply to India, they also have to meet the quality control orders, which this government has brought out in a big way. I remember in 2014, there were hardly 106 quality control orders. Today, there are over 700. Look at the increase, 600% increase in the last 10 years. So India is today following Honorable Prime Minister's mantra when he had said zero defect, zero effect. We are focusing on high quality production, focusing on sustainable production. And therefore, when European Union sets their standards, they do it as per their requirements. Today, India is proudly setting its own standards as per our requirement. And European and all other countries around the world have to follow our quality control orders. We are working with the confidence of a nation well on track to become a developed nation. We are setting high quality standards. And today the European companies need to take certification from BIS or FSSAI, just like we have to take certification from their organization. It's a reciprocal world, and India is dealing, after years of weakness, finally India is dealing with these countries on the spirit of reciprocity. धन्यवाद मंत्री महोदय. Third supplementary, Sri Ayodhya Rami Reddy. Sir, given the stringent technical and sanitary regulations imposed by EU on Indian exports, has the government initiated discussions for mutually recognition agreements, MRAs, to ease the entry of Indian exports into European Union? Thank you, sir. It's a very appropriate and good question. And in fact, in my last meeting, only 3 weeks back, this was one of the major subjects of discussion, that we should have mutual recognition agreements where they will not have to be rushing to India or getting BIS certification every time. We'll approve certain reputed labs in European Union if they approve correspondingly Indian labs for certification of our products. धन्यवाद. Fourth supplementary, Sri Karthikeya Sharma. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. I'd like to ask the Honorable Minister to specify the sectors of the Indian economy most affected by the European Union's regulatory requirements, and whether any technical assistance is being provided to help industries meet these EU standards. Whenever there is any standard imposed by any country, the Line Ministry in India and also the Commerce Ministry is always ready and willing to work with industry to find out whether there's any unfair trade barrier. And if any unfair trade barrier is located, we always take it up very strongly with our counterpart within through bilateral discussions or through multilateral engagement at the World Trade Organization. Having said that, there is certainly an issue where the European Union has come up with certain new regulations which are actively under discussion with the EU to resolve things like Deforestation Act or the CBAM. These are areas on which you're having active dialogue and discussions. These are regulations they brought on their own industry. And when they bring regulations on their own industry, in a way, it's a national treatment that they provide to their own industry and imports from other countries. So we will have to engage with them and find mutual resolution to make the process simple and which does not hurt our industry. Sir, I just want to add one more thing. Since Karthikeya ji has raised this question, I was pleasantly surprised when I was in a meeting about 3 months back in Zurich, when the Swiss minister told me that there is an Indian whiskey which is world famous and almost impossible to get in the shelves of Europe. I am not a whiskey drinker, so I was shocked. I said, what is this Indian whiskey that is being sold at a premium in European markets and is not available? And I was pleasantly surprised to find that that is manufactured in India. It is manufactured in Punjab or Haryana. Sorry, it is manufactured in my own home state where my family originally belongs to, in Haryana.
in a small village called Indri, and the minister of Switzerland was all praises that Indian whiskey today is single malt whiskey, I think, is tastier than the whiskeys that other countries are producing in the world. धन्यवाद। मैं समझता हूं उनको भी पता नहीं होगा इसके स्वाद का। तो कार्तिकेय जी, आपको भी स्वाद का पता नहीं है ना? Fifth and final supplementary, Dr. V. Shivdasan. Thank you, sir. So farmers of India is in very deep crisis. The international trade agreements has accelerated the crisis. Direct is subject पर आइए। Yeah, my question is, respected Minister, my question is, the farmers in India is very deep crisis. The international trade agreement has escalated the crisis. In India, petrol price is increasing, but one of the byproduct of petroleum synthetic. Sir, no, sir. My question, I am trying to frame the question, sir. So synthetic rubber has been imported. So please, sir, has been imported very low margin, sir. The rubber farmers are suffering due to ASEAN free trade agreement. They are getting very low price because of the agreement. Whether the government plans to increase the tariff to address the serious issue of the farmers in rubber farmers in अलग से प्रश्न है आपका, not related with the question, no supplement allowed. रिकॉर्ड पे प्रश्न चला गया, इतना जरूर एक बोल दूं, वैसे तो इससे संबंधित नहीं है माननीय मंत्री। लेकिन सर, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, इन्हीं के समर्थन से कांग्रेस की सरकार ने ये आसियान और जापान कोरिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाए। कोई स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं, कोई फार्मर से बात नहीं, कोई किसानों की चिंता नहीं, कोई एमएसएमई का क्या हालत होगा बात नहीं हुई, और कांग्रेस और इनके कम्युनिस्ट पार्टियों ने मिलके हमारे देश के किसानों के साथ, रबर किसानों के साथ अन्याय किया। प्रश्नकाल चर्चा का काल नहीं, जो कृपया बैठिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 श्री वाइको। Yes, question number 49. माननीय मंत्री जी, टेबल ऑफ हाउस सर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री वाइको। Mr. Vice Chairman, sir, this year, rupees 4,364 crores allotted to food processing under this budget. There are 41 food parks and approximately 400 cold chain ecosystem and other agro-processing clusters proposed in the scheme. I would like to know from the Honorable Minister how many food parks and other cold chain ecosystem agro-processing clusters are proposed to be established in Tamil Nadu and in the neighboring states. मंत्री महोदय। सर, वाइस चेयरमैन साहब, क्योंकि मंत्री जी ने बजट की बात की है, तो मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिनका फोकस सारी मिनिस्ट्री का हाइजीनिक फूड हो, सेफ्टी के लिए और न्यूट्रिशन के ऊपर उनका ध्यान है। तो सर, जैसे इन्होंने कहा, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का इसमें शुक्रिया करूंगा भी हमें 4364.22 करोड़ उनको इन्होंने बजट दिया। सर, इसमें एक तो जो नई चीज़ें इसमें आई हैं, जैसे बिहार में हमारे मंत्री जी बैठे हैं, वैसे ही सबसे पहले सर जो निफ्टम है वो आपकी स्टेट तमिलनाडु में है, तंजापुर में, तो अभी बिहार में दिया गया है। तो सर, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। सर, पहले तो मैं आपकी स्टेट का आई मस्ट अप्रिशिएट दिस भी, निफ्टम में जितने नए बच्चे हमारे, चाहे बीटेक हो, एमटेक हो, पीएचडी हो, चाहे ट्रेनिंग और स्किलिंग के बारे में हो, बहुत
सर अच्छा काम वहाँ पे हुआ है। ख़ास तौर पे मिशन बोर्ड में ये तंजापुर जो है उसमें अनियन प्रोसेसिंग की बात करो, टमाटो की करो, कोकोनट की करो, सर बहुत अच्छा काम आपकी स्टेट ने किया है। एक नीरा प्रोसेसिंग आपने नया शुरू किया जिसमें नीरा शुगर एंड शुगर क्रिस्टल, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और सर जो आपने कहा लैब टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज वहाँ पे पहले 23 सर सैंक्शनड हैं, जिसमें 19 ऑपरेशनल हैं सर, 4 ऑनगोइंग हैं और टोटल ग्रांट इसके लिए सर 51 करोड़ इनको दिया गया है। सर एक इरिगेशन यूनिट है तमिलनाडु में और सर ये डिमांड ड्रिवन है, हमारे पास जैसे कोई कमी नहीं है। हमने इस सरकार ने तकरीबन कीपिंग इन दिस माइंड सर गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिगेशन यूनिट्स और 100 टेस्टिंग यूनिट्स हैं हम दे सकते हैं। उसमें कोई भी इनकी स्टेट अगर कुछ भी मांगेगी, जो आपने फूड पार्क की बात की है सर वो अब बहुत पुरानी स्कीम थी, तकरीबन उसमें बहुत फूड पार्क जो हैं देश में अलग अलग स्टेट्स में लगे, पर लेकिन सर वो जो पूरी हो चुकी है उसमें अभी आगे कोई भी फूड पार्क जो सरकार का लगाने का कोई भी आगे व्यवस्था नहीं है, ना कोई स्कीम है। इसलिए फूड पार्क जो है वो आने वाले दिनों में कोई स्कीम गवर्नमेंट की नहीं। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री वाई को। Mr. Vice Chairman, sir, under the PM Kisan Sampada Yojana, how much credit-linked financial assistance is provided to entrepreneurs for creation of modern infrastructure for setting up food processing industry in the state of Tamil Nadu in the last 3 years? Our state is known for rice production and therefore rice bran oil, de-oiled cake for cattle feed and other products. How much credit-linked subsidy and for seed capital sanctioned to self-help groups in the state of Tamil Nadu with the details? Shri Chirag Paswan. So the Honourable Member have asked a very specific question concerning his state. I would give the details. My MOS has also explained it in detail about the NIFTEM. This is one of the university which has been extremely recognized across the country and over globally as well. Sir, under my ministry, there are 3 schemes primarily through which these are the schemes through which we implement our schemes. This is Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, PMKSY, which you just mentioned, and there's this PMFME scheme and there's this PLI scheme. These are the 3 schemes under which there are sub-categorization which you have asked for the details. Answering your specific question, under PMKSY, there's 148 projects that's been approved in the state of Tamil Nadu, and with a project cost of rupees 1,267.23 crores. And under the PMFME scheme, there's 1,16,164 micro food processing units that's been sanctioned with a loan amount of rupees 3,273.4 crores. So these are the schemes that we have implemented. And also, if you need a detailed breakup, state-wise, district-wise also, that can also be provided to you. Adding to my answer, I'll also like to mention that for the state of Tamil Nadu, 4 incubation centers have been approved with the subsidy of 8.78 crores. So these are the details of the scheme that we have. If you need further breakup of that, that will also be provided to you, sir. Thank you. Dr. M. Thumbedurai. Third question. Regarding the food processing the units, sir, especially in Tamil Nadu, most of the farmers, especially tomato, when they are growing, they are not able to market the product because of the low price. Whether the central government come forward to have established that kind of food processing industry, giving subsidy to the farmers to save their lives, because this is the serious matters going on in Tamil Nadu, especially consumer. This one. Mantri Mohoday.
Sir, rapidly we are increasing the infrastructure and we are providing that ecosystem so Press that Nikal these- Samapt. The House stands adjourned to meet at 2 p.m.